डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन और साथ में हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। हम देखेंगे कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू कैसे आता है और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट किस चीज़ पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड नहीं करता। तो ये सब बातें देखेंगे हम। और आपको मैं इस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के साथ साथ में और भी एक कांस्टेंट दिखाऊंगा जो हम गलती से कभी कभी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बदले में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, देखो आइडियल गैस इक्वेशन अगर हम देखेंगे ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन है पूरी गैस लॉज का। हमारे पास में जो गैस लॉज हैं, गैस लॉज, उनमें सबसे पहला गैस लॉ है बॉयलेज लॉ। उसके बाद में चार्लेज लॉ है, चार्लेज। उसके बाद में लुज़ैक्स लॉ, ठीक। और उसके बाद में हमारे पास में एवोगैड्रोज लॉ है, एवोगैड्रोज लॉ, ठीक। एवोगैड्रोज लॉ को मैं लास्ट में मिला दूंगा। हम फिलहाल 3 से काम चलाएंगे, ये भी बताऊंगा मैं क्यों। देखो बॉयलेज लॉ कहता है कि BPV, शॉर्टकट में अगर हम देखेंगे, ये कहता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। याद रख लेना, ठीक। और चार्लेज लॉ कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। गैलुज़ैक्स लॉ कहता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फिलहाल हम ये 3 लॉ देखेंगे, उसके बाद में चौथा मिला दूंगा। देखो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं अगर ये V को इधर लेके आऊं तो ये प्रेशर वॉल्यूम मल्टीपल हो जाएगा। मैं बोलूंगा फिलहाल कुछ देर के लिए बोलूंगा मैं, प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1। बात समझ में आ गई? शाबाश। तो मैं प्रेशर और वॉल्यूम को एक तरफ रखता हूं। प्रेशर और वॉल्यूम दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। मैं कहूंगा कि प्रेशर एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक। या मैं कहूंगा ऐसा, प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू KT। बात समझ लेना, इस K को मैं बोलूंगा इट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। याद रखना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक। क्योंकि यहां पे मैंने प्रोपोर्शनलिटी हटा दी और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया। बात समझ में आ गई? और ये जो K है, it depends on amount of substance, amount of gas, depends on amount of gas। इसका जो वैल्यू है it depends on amount of gas। amount of gas हमने यहाँ पे मेंशन किया ही नहीं अभी, ये बात याद रखना, ये बात याद रखना। अगर मैं amount of gas फिक्स कर दूं 1 मोल, क्या ले लूं 1 मोल, तो मैं कहूंगा फॉर 1 मोल, देयरफॉर मैं ये कहूंगा कि फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल। 1 मोल का मतलब क्या हुआ कि मैंने अमाउंट फिक्स कर दिया। अमाउंट जब फिक्स कर दिया तो ये जो कांस्टेंट है ये बन जाएगा स्पेसिफिक कांस्टेंट, यानी अब ये अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा। उस सूरत में मैं K नहीं लिखता हूं, फिर मैं लिखता हूं PV इज इक्वल टू RT। ये याद रखना, R लिखा मैंने, R क्या लिखा मैंने, R, ठीक। क्या लिखा मैंने, R। बात मेरी समझ लेना, मैंने लिखा यहां पे R, यानी K के बदले में R लिखा। और ये जो R है, ये R जो है, ये R, इसको कहते हैं हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इस कांस्टेंट और इसमें फर्क है। ये जो कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ गैस पे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से। बट R इज डिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये याद रखें, क्योंकि हमने यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फिक्स कर दिया, ठीक है। इस पे डिपेंड नहीं करता, ये भी बताऊंगा मैं। और ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं कहता हूं कि इट इज आइडियल गैस इक्वेशन। क्या कहूंगा मैं इसको? आइडियल गैस इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है इसी को हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या कहेंगे? आइडियल गैस इक्वेशन, बट फॉर 1 मोल इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे ध्यान देना मैं क्या कहना चाहता हूँ।
अब वापस आते हैं यहाँ पे, एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है, AVN वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है ना, वो बात समझ में आ रही ना। तो फिर मैं अगर ये लॉ जो है इस इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स भी ऐड कर दूं, तो फिर मैं ये कह सकता हूँ प्रेशर एंड वॉल्यूम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर। ये बात याद रखना, ये वाला पॉइंट मैंने इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि ये अब आ रहा है। अब इस चीज को यहाँ पे देखो, इस चीज को हम यहाँ पे देखेंगे, इसको मैं बाद में, फिलहाल याद रखना PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT आया, PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT आया, लेकिन ये NT कब आता है ये भी बताऊंगा मैं। देखो ये इक्वेशन जो है, ये मैंने कहा कि PV इज इक्वल टू RT, ये आ गया था आइडियल गैस इक्वेशन, लेकिन ये फॉर 1 मोल है, फॉर n मोल्स n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1, सो n इज इक्वल टू 1, तो हमने लिखा ही नहीं। लेकिन अगर मैं n लिख देता हूँ, यानी अब 1 नहीं, अब 2 है, 3 है, कुछ भी n मोल्स, उस सूरत में मैं लिखूंगा PV इज इक्वल टू n टाइम्स RT, यानी ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन को भी मैं अगर PV इज इक्वल टू यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटा के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दूं, तो ये बन जाएगा RNT या PV इज इक्वल टू nRT। ये बात याद रख लेना, इसको भी कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, बट फॉर हाउ मेनी मोल्स, n नंबर ऑफ मोल्स। इसे मैंने इसलिए नहीं लिखा था ऐसे क्योंकि वहां पे और एक कांस्टेंट मुझे बताना था आपको, जो कांस्टेंट कहलाता है K, जो डिपेंड करता है किस पे, गैस पे, ये वाला कांस्टेंट, ये KT। और K कांस्टेंट और R कांस्टेंट में फर्क है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो दोनों तरफ से ये लॉ बन गया। अब इसे मैं कहता हूं, ये है आइडियल गैस इक्वेशन। क्या है आइडियल गैस इक्वेशन फॉर n मोल्स। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, राइट, शाबाश। अब R जो है, R को मैंने कहा कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट किस चीज पे डिपेंड करेगा और किस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा ये भी बताऊंगा मैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को अगर आप लिखेंगे तो ये बन जाएगा ऐसे, R इज इक्वल टू PV डिवाइड बाय NT। देखो ये जो R है ना, ये कांस्टेंट है। ये हमें ऐसा लगता है कि इस पे डिपेंड करता है, इट इज इक्वल टू PV बाय NT, लेकिन R जो है, R ये भी याद रखना, R इज इंडिपेंडेंट ऑफ किस के, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, इस पे डिपेंड नहीं करता, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे भी डिपेंड नहीं करता, और ये नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड नहीं करता, नेचर ऑफ गैस कोई भी हो, यानी 1, 2, 3, 4 और ये 5, इन 5 चीजों पे ये डिपेंड नहीं करता, 5 पैरामीटर्स पे ये डिपेंड नहीं करता। फिर हमने यहां पे क्यों लिखा R इज इक्वल टू PV बाय NT। देखो R का जो वैल्यू है ये फिक्स्ड वैल्यू है, ये तब आएगा जब इनके वैल्यूज फिक्स होंगे, ये वेरी होंगे तो ये वेरी नहीं होता। इसलिए R प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, यानी ये वेरी नहीं होता इनके साथ में। लेकिन R जो है, R इनके यूनिट्स पे डिपेंड करता है, यानी R की जो यूनिट्स है वो इसके यूनिट्स है। R की जो यूनिट्स आते हैं ना, R की यूनिट्स डिपेंड करते हैं किस पे, इनके यूनिट्स पे। मैं बताऊंगा कैसे। जैसे अगर हम लेंगे 1 मोल गैस, फॉर 1 मोल गैस, याद रखना, एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक,
एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, हमने प्रेशर फिक्स किया, हमने नंबर ऑफ मोल्स फिक्स किए और हमने टेम्परेचर फिक्स किया। तो बताओ वॉल्यूम कितना आएगा? वॉल्यूम बराबर होगा 22.4 लीटर्स, है ना। कौन सा लॉ कहता है ये? एवोगैड्रोस लॉ। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस अंडर सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स, यही कहते हैं ना। शाबाश। अब देखो हमारे पास में अब वॉल्यूम का भी वैल्यू है, प्रेशर का भी वैल्यू है, टेम्परेचर का भी वैल्यू है और नंबर ऑफ मोल्स का भी वैल्यू है, लेकिन दीज आर फिक्स्ड वैल्यूज। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है ना, स्टैंडर्ड कंडीशंस की वैल्यूज हैं। अगर मैं इस सूरत में आर लिख दूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, फिर आर बराबर होगा, प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर्स, है ना, डिवाइड बाय, शाबाश, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1 इंटू टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हम टेम्परेचर लेते हैं केल्विन में और 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर आता है ना। तो अगर आप ये सॉल्व करोगे ना तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 0.082, ये वैल्यू मिलेगा आर का। आर का वैल्यू जो है ना ये फिक्स हो गया, लेकिन ये वैल्यू किन यूनिट्स में आएगा उसके लिए जो यूनिट्स रहेंगे वो भी बताऊंगा मैं साथ में। ये तब रहेगा इतना वैल्यू जब यूनिट्स होंगे, कौन सा? जब हम प्रेशर लेंगे एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम लेंगे लीटर्स में, नंबर ऑफ मोल्स लेंगे मोल्स में, ठीक है, और टेम्परेचर लेंगे केल्विन में। तो यानी आर जो है, आर का जो वैल्यू है 0.082, ये तब आएगा जब वॉल्यूम लीटर्स में, प्रेशर एटमॉस्फेयर्स में और नंबर ऑफ मोल्स जो है यानी पर मोल है ना, पर मोल, ये नीचे आ गया तो मैं लूंगा यहाँ पे पर मोल पर केल्विन में आएगा। ठीक, जब ये यूनिट्स रहेंगे ना तब इसका वैल्यू इतना आएगा। ठीक, इतना वैल्यू आएगा, लेकिन फिक्स वैल्यू होगा। मैंने आपसे कहा कि टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल, नेचर ऑफ गैस, वॉल्यूम पे इसका जो वैल्यू है डिपेंड नहीं करता, और डिपेंड नहीं करता, लेकिन इसकी यूनिट्स पे डिपेंड करता है। अगर हम ये यूनिट चेंज करेंगे ना तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, देखो यहां पे जो आर लिया था ना मैंने, आर वो लिया मैंने लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल में। इसको कहते हैं कि हमने आर लिया लीटर एटमॉस्फेयर में, तब कितना वैल्यू आया 0.082, है ना। शाबाश। अगर मैं ये आर जो है, आर ये अर्जेस में ले लूं, किस में ले लूं? अर्जेस, आर इन अर्जेस, ERG, अर्ग्स भी बोलते हैं कुछ लोग, अर्ग, ये बताऊंगा मैं कैसे। तो उस सूरत में जो हमें वॉल्यूम लेना होगा, वॉल्यूम, ये दोनों चीज़ें चेंज होती है, ये तो वैसे ही रह जाता है, ये जो है ना इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस वक्त जो वॉल्यूम है मैं लीटर में नहीं ले सकता, बल्कि मुझे क्यूबिक सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा। और जो प्रेशर है, प्रेशर इसको मुझे लेना पड़ेगा डाइन्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर। किस में लेना पड़ेगा? डाइन्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बात मेरी समझ लेना, पर सेंटीमीटर स्क्वायर में ले लूंगा मैं। अब इसको हम ऐसा कैसे डाइन्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? देखो करना क्या है, हम लेंगे सपोज 1 एटमॉस्फेयर, 1 ATM, वो बराबर रहता है 76 सेंटीमीटर Hg। ठीक, और वॉल्यूम कितना था? वॉल्यूम जो हमारे पास में, प्रेशर इतना था, वॉल्यूम था हमारे पास में 22.4 लीटर्स, है ना, वो बराबर हो जाएगा 22,400 ml या सेंटीमीटर क्यूब बोलूंगा मैं। ml बोलो या ml को हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब, यानी क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है, शाबाश। उस सूरत में अगर हम R लिखेंगे, मैं R को लिख सकता हूं ऐसा, R इज इक्वल टू 76 mmHg, याद रखने, सॉरी
सेंटीमीटर एच जी या 760 mm एच जी इक्वल टू 76 सेंटीमीटर एच जी, इतना याद रखना है। इनटू करूँगा 22,400 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। डिवाइड बाय करेंगे हम 1 इंटू 273, यानी 1 मोल 273 केल्विन। यही है ना, शाबाश। अब मैंने आपसे कहा कि हम यहाँ पे जो प्रेशर लेना चाहते हैं, प्रेशर वो हम लेना चाहते हैं डायन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना, फोर्स का यूनिट पर यूनिट एरिया। तो ये कैसे ले सकते हैं हम? देखो, इसको मैं ले सकता हूं डायन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर में भी, लेकिन क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास में मरकरी है, मरकरी ये एक एटमॉस्फेयर पे 76 सेंटीमीटर राइज करता है अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बात समझ में आ गई? शाबाश। यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर इतना जाता है। अगर मैं इस ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ये मान लेता हूँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना मानता हूँ 1 cm सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो फिर आप ये ऐसा करो कि 76 सेंटीमीटर इंटू ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर क्यूब बन जाता है 76 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो ये बन जाता है इसका वॉल्यूम, यानी ये जो है ना, जो प्रेशर है इसको मैं वॉल्यूम में कन्वर्ट कर रहा हूं यहाँ पे। लेकिन अगर मैं ये मरकरी का वॉल्यूम ले रहा हूं, इतना मरकरी का वॉल्यूम, तो मैं ये कह सकता हूँ मरकरी के पास मास भी है और वॉल्यूम भी आ गया, तो ये बराबर हो जाएगा डेंसिटी के। लेकिन मरकरी की जो डेंसिटी वो हमें मालूम है 13.6 ग्राम पर ml रहता है वो पर सेंटीमीटर क्यूब रहता है, पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया? डेंसिटी मिल गई हमें। अगर हमें डेंसिटी मिल गई तो मैं फिर इजीली इसका मास भी निकाल सकता हूँ। मरकरी का मास वो कितना आ जाएगा, वो बराबर आएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम या वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यानी वो बराबर आएगा 76, ये वाला 76 वॉल्यूम इंटू करो आप डेंसिटी कितना है 13.6, राइट। तो आ गया मास। तो इसका मास किसका, मरकरी का मास। बात समझ में आ गई? शाबाश। ये बैरोमीटर की बात चल रही है जहां पे मरकरी ऊपर जा रहा है। अब इतना अगर मास है तो मैं प्रेशर को इजीली निकाल सकता हूं। प्रेशर जो रहता है, प्रेशर इन डाइन्स वो बराबर रहता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और मास कितना है, यहाँ पे मास है इतना, तो 76 इंटू 13.6 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आता है, वो आता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे लेकिन मीटर के बदले में सेंटीमीटर लिखेंगे, तो मैं लिखूंगा 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो ये आ गया हमारा प्रेशर। तो ये प्रेशर मिल गया हमें, तो प्रेशर इतना है। तो फिर इस सूरत में जो आर है, आर बराबर है प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स इंटू टेम्परेचर। प्रेशर कितना आ गया 76 इंटू 13.6 इंटू 980 डिवाइड 980 ये प्रेशर इंटू वॉल्यूम कितना 22,400, इतना ही आया था ना, शाबाश। डिवाइड बाय करेंगे 1 इंटू करेंगे 273 जो हमने ऊपर किया, ठीक। अगर इतना सारा आप करोगे तो आपको जो मिल जाएगा यहाँ पे, ये मिल जाएगा आपको वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में 8.32 इंटू 10⁻⁷, और ये जो वैल्यू है ये मिल जाएगा आपको अर्जेस में, अर्जेस है ना, ये अर्जेस है यहाँ वॉल्यूम इंटू दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक अर्जेस है, अर्जेस में कन्वर्ट हो गया। और ये नंबर ऑफ मोल्स यानी पर मोल पर केल्विन है, ठीक है, क्योंकि ये केल्विन में, ठीक। और याद रखना
1 जूल जो है वो बराबर रहता है 10⁻⁷ अर्जेस। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 8 पॉइंट, एक्चुअल में 314 लिखूंगा मैं, 314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, यानी आर का वैल्यू इतना आ गया पर केल्विन पर मोल। वो बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे जो आर का वैल्यू है वो चेंज हो गया, लेकिन किसकी वजह से? यूनिट्स की वजह से। तो यूनिट्स चेंज, आर चेंज। अब 1 जूल जो रहता है, 1 जूल, या मैं 1 जूल नहीं लिखूंगा मैं लिखूंगा 1 कैलोरी। 1 कैलोरी बराबर रहती है 4.18 जूल के बराबर। बात समझ में आई ना? तो इसका मतलब अगर मैं इतने जूल्स ले लूं, वो कितने कैलोरीज हो जाएंगी? सीधा इससे डिवाइड कर दो तो वो बन जाएगा आर इज इक्वल टू ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 कैलोरीज, 2 कैलोरीज, 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो इस तरह से आपको आर का वैल्यू भी मिल गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि डेंसिटी क्या होती है, गैस की डेंसिटी। उसके बाद में मैं आपको प्रॉब्लम्स कराऊंगा। मैं बताऊंगा एक कॉमन इक्वेशन जो तकरीबन हर गैस इक्वेशन, मतलब हर गैस की प्रॉब्लम को, सिर्फ पेट के गैस की प्रॉब्लम को नहीं, यानी जो भी हमारे गैसियस स्टेट के ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं ओनली विद 1 इक्वेशन। तो फिलहाल आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।